दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको राइट हैंड साइड में बेल आइकॉन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक जरूर कर दें, ताकि उससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि स्कॉलर अलाइट के द्वारा ये वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख पाएंगे। मैं ब्रजेश सिंह आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके प्लस साइंस का क्विज बता रहा हूँ, तो जिसका ये अगला पार्ट है। इसके अंतर्गत अगेन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, फीमेल गवर्नर कौन थी मध्य प्रदेश की। तो देखिए, सबसे तो पहली बात कि सबसे पहली महिला बनेगी तो कौन बनेगी, जो सरल होगी एकदम, ठीक, जिसको समझना आसान होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, जो सरल होगा, सहज होगा, गंभीर होगा, इस टाइप से एकदम इजी वे में रहेगा, सरल, बिल्कुल नो टेंशन, एकदम इजी वे में रहेगा, वही जो है सक्सेस जल्दी प्राप्त करते हैं। तो प्रथम महिला, तो उनके नाम में भी सरल होगा, तो इनका आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। कौन हो जाएगा, सरला ग्रेवाल इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से किसने एक निर्विरोध उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव जीता, यानी कि निर्विरोध जीता, ठीक है। तो कौन था इनमें से, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी, या संजीव रेड्डी, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर है संजीव रेड्डी। ये तो बहुत ही ईजी है, ये लूसेंट में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध जो है उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में जीते थे। बात करते हैं अगला कि पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, नौसेना की बात चल रही है, यानी कि समुद्र की बात चल रही है, ठीक है। अब समुद्र की बात चल रही है तो पश्चिम में जो है अपना कौन सा हो जाएगा। तो मेनली देखिए, आपको जो मेन बड़ा अगर पॉइंट की बात करी जाए पश्चिम में तो होगा कौन सा, फेमस कौन सा है, मुंबई। तो मुंबई फेमस है, तो यहाँ पे जो है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी है आपका, तो मुंबई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि नौसेना की बात चल रही है, तो नौसेना का अभी जो है आपको वो बताना है कि नौसेना के जो अध्यक्ष हैं अभी आपके, वो आपको बताना है कि चीफ कौन है नौसेना के। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ताजमहल, ठीक, ताजमहल किस मुगल राजा ने बनवाया था। ताजमहल किस मुगल राजा ने बनवाया था, तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, जो कि आगरा में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। भारत किस गोलार्ध में आता है। देखिए, दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन इसको भी हमने थोड़ा डिवाइड कर दिया है कि उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, इस टाइप से थोड़ा सा टिल्ड करके डिवाइड किया हुआ है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत जो है किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो देखिए, भारत जितने भी, भारत नहीं, सिर्फ जितने भी जहाँ पे जीवन संभव है वो सब उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक। अब उसमें से भारत की बात चल रही है तो सबसे पहले तो आपको देखो, या तो ए होगा आंसर या डी होगा, क्योंकि दक्षिणी तो खत्म हो गया, ठीक, दक्षिणी में नहीं आएगा। बात करते हैं उत्तरी। अब भारत कहाँ है, तो जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, ग्लोब देखिएगा, तो भारत जो है आपको उत्तर पूर्वी में दिखेगा, उत्तर पूर्व में भारत जो है आपको दिखाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये आपको सतलुज नदी के ऊपर आता है। किस पे आता है, सतलुज नदी के ऊपर आता है आपका, या सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नांगल जो है परियोजना। चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए कि मध्य प्रदेश किस में है, तो यहाँ पे देखिए चारों में मध्य प्रदेश आ रहा है। अब ऑप्शन कैसे काटेंगे आप, अगर आपने चंबल नदी के बारे में पढ़ा होगा तो देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं वो है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। चंबल जो है आपके ऊपर से बहती हुई निकलती है और राजस्थान जाती है, तो ठीक, तो राजस्थान के साथ जो है मिले जुले सहायक कार्य करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है, तो वो है आपका राजस्थान, और राजस्थान के अलावा कौन सा, मध्य प्रदेश। और चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इंदौर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि डैश खालिस्तान के उत्कृष्ट निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 1998 में आगा खां पुरस्कार मिला था। यानी कि इनमें से, जैसे देखिए ऑप्शन है विधान भवन, वल्लभ भवन, ताजुल मस्जिद और भारत भवन।
तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके लिए 1998 में आगा खां पुरस्कार मिला था? यानी कि उसकी बनावट के लिए, उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही अच्छा निर्माण के लिए। तो उसका आंसर है आपका विधान भवन। कौन-सा? विधान भवन के लिए जो है ये अवार्ड उनको मिला था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए कठलुगदी के रासायनिक उपचार। अब ये हिंदी में थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है आपका डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं ईज़िली बताता हूँ। सबसे सिंपल सा पूछा जा रहा है कि मैन मेड फाइबर जो है केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है लकड़ियों के लिए, ठीक है? तो वो कौन-सा है? तो बहुत सिंपल सा है, देखिए हिंदी में पढ़िए। कठलुगदी के रासायनिक उपचार में मानव निर्मित रेशा कौन-सा है? ठीक है? तो ये कठलुगदी जो है इसको आप जो है इंग्लिश में देख लीजिए, वुड पुल्स की बात चल रही है, ट्रीटमेंट ऑफ वुड पुल्स की बात चल रही है और मैन मेड फाइबर की बात आ गई तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। मैन मेड फाइबर होता है आपका रेयॉन, सीधे आपको रेयॉन पे आंसर मार देना है, मैन मेड फाइबर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य पहले उत्तर पूर्व सीमांत संस्था के रूप में जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो ये जाना जाता था आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है डैश केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, यानी कि गवर्नमेंट को जो ऋण देता है, सीधी सी बात, गवर्नमेंट को जो पैसा देता है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीओआई क्या गवर्नमेंट को देता है? नहीं, ये पब्लिक को देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी पब्लिक को देता है। आरबीआई नहीं देता पब्लिक को पैसा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी पब्लिक को देता है। तो बच गया कौन? आरबीआई, जो बैंकों का बैंक है, वो बैंक को भी पैसा देता है, वो सरकार को भी पैसा दे सकता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन, यह कंपनी धीरज लाल हीराचंद अंबानी द्वारा स्थापित मसाले के व्यापार से शुरू की गई थी। मतलब कौन सी कंपनी है जो धीरज लाल हीराचंद अंबानी, अब देखिए अंबानी नाम में जुड़ गया, अंबानी नाम में आ गया तो सीधी सी बात है, अंबानी का नाम आए तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस। कौन सी सबसे छोटी मेमोरी साइज है? मतलब कंप्यूटर की बात चल रही है, कंप्यूटर में इनमें से कौन सी सबसे छोटी है? तो देखिए एमबी है पहला, मेगाबाइट, फिर है टीबी टेराबाइट, फिर है जीबी गीगाबाइट, फिर है केबी किलोबाइट। तो सबसे पहले आता है केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी और फिर आता है टीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा केबी यानी कि किलोबाइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. जो है आपके बैनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, फिर है एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूरोप के भारत के केप मार्ग का आविष्कार इनमें से किसने किया था? यानी कि जो है केप मार्ग का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका वास्को डी गामा ने। अब वास्को डी गामा कब आया था भारत? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, ठीक। और कहाँ पे आया था? कालीकट के तट पे पहुंचा था। और जब कालीकट के तट पे पहुंचा था तो वहां का राजा कौन था? वहां का राजा था जामोरिन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था जामोरिन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है। तो वास्को डी गामा ने भारत का मार्ग खोजा था और यहाँ से कई चीज़ें जो है व्यापार के लिए ले गया था, मसाले ले गया था यहाँ से और उसने जाके वहाँ यूरोप में बेचा तो उसको बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सर्पिल घर्षण सदैव होता है बेलन घर्षण से कम, बेलन घर्षण से अधिक, बेलन घर्षण से के समान या स्थैतिक घर्षण से अधिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन होता है, जो खींचते हैं जिसको, वो क्या लोटनिक घर्षण से मतलब अधिक होता है, कम होता है, क्या होता है? तो देखिए आप देखिए किसी भी चीज़ को आप नॉर्मली सोचिए, अगर आप किसी पत्थर रखा हुआ है उसको रस्सी बांध के आप खींच रहे हो, ठीक है, तो खींचने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन उसी को आप अगर लुढ़का रहे हो, ठीक है, रोलिंग कर रहे हो, तो वो कम ईजी पड़ेगा। तो इससे मतलब क्या हुआ कि खींचना ज़्यादा कठिन है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बेलन घर्षण या जो रोलिंग घर्षण है उससे अधिक होगा आपका जो है स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो होगा हमेशा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 60 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, नियत समय बाद जल का सन्निकट तापमान क्या होगा? यानी कि देखिए 1 लीटर जल था,
ठीक, 40 डिग्री के 1 लीटर जल में 60 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया। यानी कि देखिए अब 40 डिग्री का जल है, ठीक, 60 डिग्री में मिलाया, तो बनी सी बात है 60 डिग्री जो है उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपने उससे ऊपर का उसमें कोई पदार्थ नहीं डाला। ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो 40 और 60 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, 40 डिग्री सेल्सियस एवं 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ताप कब बढ़ता है? जब किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें आप 11 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर, है ना, 11 या उससे ऊपर का कोई टेम्परेचर वाला लिक्विड डालते हो, या कोई भी उससे ऊपर का डिग्री सेल्सियस या ताप डालोगे, तो ही वो उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, नहीं तो वो उतना ही बना रहेगा। तो इसमें हमने 40 डाला और 60 डाला, तो इसका टेम्परेचर जो है 40 और 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आपको नापना पड़ेगा कि उसका कितना टेम्परेचर है, लेकिन 40 और 60 के बीच में ही रहेगा, 60 से अधिक नहीं होगा और 40 से कभी कम नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन हरे फेफड़ों के रूप में कार्य करता है? ठीक है, हरे फेफड़े की बात की जा रही है, तो हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स की बात चल रही है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस, बगीचा, वन और ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए फेफड़े यानी हवा भरना, हवा देना, इसका काम करता है फेफड़ा। तो हमको अगर इन ऑप्शन में बात करें तो कौन हवा देता है? बगीचा भी देता है, ठीक है, बनी सी बात है। ग्रीन हाउस में जो है ये अलग प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस गैस अलग गैसेस है। बच गए दो, बगीचा और वन। तो ज़्यादा हवा कौन देगा? वन देगा आपको। तो वन जो है हमारे प्रकृति में जो है हरे फेफड़े के नाम से फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, उन जीव का चयन कीजिए जिनमें सहजीवी संबंध है, यानी कि जिसमें जो है आपका संबंध है, सहजीवी संबंध है। ऑप्शन ब्रेड फफूंदी और ब्रेड, जो है राइजोबियम जीवाणु और मृदा, नहीं राइजोबियम का मिट्टी के साथ कोई रिलेशन नहीं, मटर का पौधा और माइक्रोहरिजा, ठीक। और अगला ऑप्शन देखिए राइबोजियम जीवाणु और फलीदार पौधों के जड़ पिंड। हमने हमेशा ये चीज़ पढ़ा है कि जो जो फलीदार फल होते, मतलब पेड़, जो फसल होती हैं, जैसे कि दालें हो गई, मटर हो गई, तो इनके जड़ में जो है ये राइबोजियम नाम का जो है आपका जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजनीकरण करता है और नाइट्रोजन को मुक्त करता है। इस टाइप से ये हमने हमेशा बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो वही बचपन की चीज़ अगर याद करें तो फलीदार पौधे और राइजोबियम का कनेक्शन हमेशा से रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है डी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अमीबा के अलावा एक कोशिका यानी एक कोशीय जीव कौन सा है जो अपना आकार बदल सकता है? इस ऑप्शन में अमीबा तो है जो एक कोशीय जीव है जो अपना आकार बदल लेता है, लेकिन अब उसने पूछा इस ऑप्शन में कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडकोश? नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा का जो है सबसे बड़ा ये मतलब जो है वो है इसका सेल, सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। अब अगला है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं और मसल सेल, पेशी कणिकाएं। तो देखिए इनमें से जो है एक कोशीय जीव है वो मतलब एक कोशीय है, वो है श्वेत, मतलब WBC। तो WBC जो है अपना आकार बदल सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और शुतुरमुर्ग का अंडे का जो कोशिका है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल इसी का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगला, पित्त रस पाचक रस नहीं है, ठीक है, पित्त रस जो है बाइल जूस जो है वो आपका पाचक रस नहीं है, लेकिन तब भी यह पाचन के लिए आवश्यक होता है। क्यों होता है? इसके ऑप्शन देखिए, ये वसा में पायसीकरण में सहायक करता है, ठीक है, करता है, बिल्कुल सही है। आपको इसके बिना जो है पायसीकरण नहीं हो पाएगा। ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, यस, हमारा पेट जो है एसिडिक है, हमारे पेट में HCl है, तो उसको जो है जो खाने में जो क्षारीयपन लाना पड़ता है तो वो इससे क्षारीयपन भी आता है, ठीक। यह पाचन एंजाइम को क्रियाशील बनाता है, ठीक, बिल्कुल बाइल का यही काम है कि जो भी पाचन एंजाइम होगा आपका उसको थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील बनाएगा, उत्तेजित कर देगा उसको, ठीक है, उत्तेजित करने के लिए ये काम करता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए इसका यूज होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन रूमिनेंट नहीं है? अब रूमिनेंट का यहाँ पहले मतलब समझना पड़ेगा कि रूमिनेंट होता क्या है। तो रूमिनेंट वो प्रक्रिया है, मतलब ऐसे जानवर करते हैं जो, उनको कहा जाता है जो जुगाली करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जुगाली, जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंस को खाना खाने के बाद बैठ के चबाते रहते हैं मुंह में, और उनके, ठीक है, मुंह में चबाते हैं और फसूका टाइप का निकलता रहता है, तो वही चबाना को जुगाली कहते हैं। तो पूछ रहे हैं इनमें से कौन है जो जुगाली नहीं करता, ठीक। और जुगाली से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि गाय भैंस जो जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है जुगाली करने के दौरान, तो ये भी आपको याद
रखना है। तो यहाँ पे देखिए भैंस सांड जुगाली करते हैं, हिरन घोड़ा भी जुगाली करते हैं, गाय बैल भी जुगाली करते हैं। नहीं करता तो कौन? बंदर और बिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा मंकी और कैट। बस रूमिनेंट यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा आपने वर्ड पावर अच्छा होगा तो रूमिनेंट का अगर आप मतलब समझ जाते तो ये बहुत ईजी कौन है। रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले पशु। ठीक, चलिए। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसकी वृद्धि का परिणाम है? मतलब अम्लीय वर्षा कब होगी? जब वायुमंडल में किस चीज़ की मतलब इंक्रीजमेंट हो जाएगी? तो वो हो जाएगी SO2 और NO2। SO2 और NO2 में से कोई भी अगर एक चीज़ ज़्यादा हो जाता है या दोनों ज़्यादा हो जाती हैं तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। उस वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेलन से चपाती बेलते समय हम चकले पर सूखा आटा छिड़कते हैं, किस लिए छिड़कते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए रियल लाइफ की चीज़ें हैं कि आपको रोटी बनाना है और उसके लिए बेलन पे आप सूखा आटा लगा रहे हो, तो वो क्यों लगाते हो? तो देखिए इसका सिंपल सा है, अगर आप सूखा आटा नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, आपने कभी बेल के देखिएगा बिना आटे की, तो क्या होगा, जो रोटी होगी वो चकले पे भी चिपकेगी और आपके बेलन पे भी चिपक जाएगी। लेकिन सूखा आटा मारने से क्या होगा कि ना वो नीचे चिपकती है ना बेलन से चिपकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच में घर्षण कम हो गया। तो घर्षण कम करने के लिए जो है ये सूखा आटा हम लगाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, घर्षण कम करने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शुक्राणु जो है उत्पादित करने वाला नर जननांग है। मतलब शुक्राणु जो है नर के अंदर कहाँ पे जननांग होता है, मतलब कहाँ पे उसको जो है उत्पादित किया जाता है? तो वो वृषक में किया जाता है। ठीक, वृषण अंडकोश में जो है इसका निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। किण्वन एक प्रक्रिया है। किण्वन एक क्या है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? स्टार्च के शक्कर में परिवर्तन करने की? नहीं, बिल्कुल गलत। शक्कर के अल्कोहल में परिवर्तन करने की? हाँ, ये सही हो सकता है। प्रोटीन के शक्कर में परिवर्तन करने की? बिल्कुल गलत। वाइन बनाने के लिए खमीर मिलाने की? बिल्कुल गलत। तो आंसर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन बी, शक्कर के अल्कोहल में परिवर्तन करने की क्रिया जो है किण्वन कहलाएगी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि कंपन के बड़े आयाम उत्पन्न करेगा। मतलब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि है जो कंपन के बड़े आयाम इस टाइप से प्रदर्शित करेगा। तो भैया जितनी, देखिए अगर छोटी ध्वनि होगी तो ऐसा ऐसा ग्राफ जाएगा, थोड़ी बड़ी होगी तो ऐसा ऐसा जाएगा, और बड़ी होगी तो ऐसा ऐसा जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी उतना ज़्यादा आयाम उसका बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा? देखिए क्षीण ध्वनि यानी छोटी ध्वनि, तीक्ष्ण ध्वनि यानी कि पतली तीखी आवाज़ की बात चले, प्रबल ध्वनि यानी कि लाउड वाली, और कर्षक ध्वनि। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल ध्वनि यानी कि लाउड। ठीक है, लाउड वाला। क्योंकि जैसे ट्रेन का हॉर्न हो गया, ये बड़े बड़े जो बजते हैं, हूटर हो गया, इनमें ये जो आयाम इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। बात करते हैं अगला कि ध्रुवीय भालू में अनुकूल लक्षण होने चाहिए। मतलब कौन कौन से लक्षण हो चाहिए? ध्रुवीय भालू जो आपके बर्फ पे रहते हैं, ध्रुव पे रहते हैं। तो एक सफ़ेद फर, चर्म के नीचे बसा और गंध की तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रिय, सही हो सकता है। पतली त्वचा बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए पतली त्वचा इसलिए नहीं चलेगा, वहाँ पे बहुत ठंड रहता है तो ठंड से उनको दिक्कत हो जाएगा। और एक सफ़ेद फर एकदम सही है, बड़ी आँखें, ये भी ठीक है, लेकिन पतली त्वचा नहीं चलेगी। बड़ा शरीर ठीक है, वक्र नुकीले पंजे ठीक है, बड़े पंजे, लेकिन ये सब लेके तो जरूरी थोड़ा है कि बर्फ पे रह पाए, ठंड नहीं लगेगा उसको क्या? तो इससे वो ये भी गलत। सफ़ेद शरीर ठीक है, तैरने के लिए पंजे ठीक है, श्वसन के लिए गिल। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव में जो रहने वाले हैं उनको बाल की बहुत ज़रूरत है ताकि ठंड से वो अपने आप को बचा सके। तो आंसर होगा ए, जो है एक सफ़ेद फर, चर्म के नीचे बसा और गंध की तीक्ष्ण ज्ञान। गंध इसलिए क्योंकि जो है आपके बर्फ में कोई चीज़ मरने के बाद भी सड़ती नहीं है। तो आपको अगर गंध बहुत तेज होगी तो आप जल्दी ही सूंघ लोगे। सुना, ऐसा बोला जाता है कि ध्रुवीय भालू जो हैं उनको 2 किलोमीटर दूर से ही वो किसी चीज़ की गंध पहचान लेते हैं। और भालू लोगों की जो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। भालू, हाथी, इन लोगों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आशा ने वह भोजन खा लिया था जिसे मक्खी ने दूषित कर दिया था, तो इनमें से कौन से रोग के प्रति वह अति संवेदनशील होगी? यानी कि उसने दूषित खाना खाया, मक्खी जिस पे बैठी हुई थी, तो मलेरिया होगा क्या? नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। क्षय रोग, टीबी होगा क्या? टीबी मक्खी से नहीं फैलता, ये भी नहीं होगा। खसरा होगा क्या? खसरा भी इससे नहीं होगा। बस एक ही चीज बच गया है, वो हैजा, और हैजा की बीमारी मक्खी या किसी भी दूषित पानी खाने से ही होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैजा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि उस जीवाणुक रोग को पहचानिए, उस जीवाणुक रोग को पहचानिए जिसमें रोगी का वजन कम हो जाता है, वह तीव्र खांसी से पीड़ित हो जाता है और कभी कभी थूक में रक्त भी आता है। तो बनी सी बात भाई, खून आ रहा है मुंह में, खांसी आ रही है, तो एक ही बीमारी है, वो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग या टीबी। ठीक,
चलिए यहाँ पे तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उसके आंसर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।